राम कुमार पांडे इंग्लिश गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों, ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन अच्छी तरीके से समझिएगा। तो एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। बस अच्छी तरीके से समझिएगा। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन, सेंटेंसेस को मिलाना। बच्चों, दो चीज़ है, मैं आपको लिखाऊंगा। एक तो नोट्स बनाने वाला तरीका है, नोट्स बनाने वाला तरीका अलग है और समझाने वाला तरीका अलग है। मेरी एक सबसे बड़ी स्टाइल है कि सबसे बड़ा फार्मूला क्या है कि बात करने से बात बनती है। किससे बात करेंगे? पड़ोसी से नहीं, हम स्वयं से बात करेंगे और बात बन जाएगी। ग्रामर में चाहे जो सेंटेंस बनाना हो, चाहे जो रूल अप्लाई करना हो, सबसे बड़ा रूल यही अप्लाई है, बात करने से बात बनती है। स्वयं से बतियाइए, बतियाना सीखिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए और जो उत्तर मिले उसको उत्तर दीजिए। आइए हम बात करते हैं सिंथेसिस क्या होता है। नोट्स बनाने वाला तरीका तो मैं पहले समझा दूंगा, उसके बाद नोट्स बनवाऊंगा, फिर आप लिखिएगा। लेकिन बिना रूल्स रेगुलेशंस जाने हुए आप इसको अब जान जाएंगे। आइए, सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस अगर हम डेफिनेशन लिखें तो मैं लिख ही देता हूँ डेफिनेशन कि सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर in which more than two simple sentences are combined to make one simple बात समझ में आई है? हम जो भी बात करते हैं वो ग्रामर की एक प्रक्रिया है। लिखा है मैंने, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस, डबल एस होगा, प्रोसेस ऑफ ग्रामर। सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर। सिंथेसिस ग्रामर की वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? इन विच, जिसमें मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं, संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ के करेंगे क्या? टू मेक वन सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस दो हो या तीन हो या चार हो और चाहे जितना हो, हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आपको मालूम है कि जितने सेंटेंस होते होंगे उतने सब्जेक्ट होंगे और उतने वर्ब होंगे, हो सकता है उतने ऑब्जेक्ट भी हों। हमें एक सेंटेंस बनाना है, मतलब एक ही सब्जेक्ट रखना होगा। कोई आवश्यक नहीं है एक ही रखें, सेंटेंस बता देगा कि हम कितने रखें। हम जब समझाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। आइए, ये तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सिंथेसिस क्या है, तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, वाक्यों का कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब होता है? इसको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। शायद आपको यहाँ ना दिखे एक आधे, क्योंकि ये राउंड राउंड बना दिए हैं, इसमें लाइट ज़्यादा पड़ रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस वाक्यों का जुको जोड़ना। अब आइए, इसका एक ये आप बना सकते हो। क्या है कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो। आप नोट्स बनाइए तो डेफिनेशन लिख सकते हो। अब क्या है, ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्रश्न ये कि बनाना क्या है? वन सिंपल सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे बच्चों? पहले मैं लिखाने वाली बात को लिखा रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए, फिर बाद में समझाता हूँ। पहले लिखाने वाला मैटर जो है उसको आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, समझाऊंगा मैं बाद में फिर। तो अब इसका क्या है, हमें अब फोकस करना है कि वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो अब क्या करेंगे, पहला रूल्स क्या है? रूल्स बेस्ड ऑन सिंपल सेंटेंस। हम हेडिंग डालेंगे रूल्स
बेस्ड ऑन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पे आधारित नियम। अगर हमारे पास 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस है, हमें एक बनाना है, तो एक सेंटेंस बनाना है तो कोई ना कोई रूल्स अप्लाई करना होगा। कौन सा रूल हम अप्लाई करें बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। तो रूल्स बेस्ड ऑन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पे आधारित नियम कौन कौन सा है। तो पहला रूल है, व्हाट इज फर्स्ट रूल, कि वी शुड हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। वी शुड हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। हमारे पास केवल और केवल, आप भ्रमित ना होइएगा, इतना जल्दी नियम समझ में आने वाला नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, इतना जल्दी नियम आप समझ नहीं पाएंगे और चुटकी बजाते नियम समझ जाएंगे। मैं दोनों बातें बोलता हूँ, क्योंकि जब आप रूल्स जानना है तो आपको कॉपी बनाना होगा, नोट्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि नोट्स हम तैयार कर लें, और समझा तो हम 2 सेकंड में देंगे, 2 मिनट में देंगे। अब यहाँ उसकी चिंता छोड़िएगा। क्या है कि वी शुड हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। केवल हमारे पास शर्त यह है, पहली शर्त है कि हमारे पास केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब एक नया झमेला आ गया कि फाइनाइट वर्ब क्या है, सिंथेसिस क्या है। आप जान गए कि सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रामर in which more than 2 simple sentences are combined to make one simple sentence। ये डेफिनेशन हो गई। अब एक सिंपल सेंटेंस पे हमें फोकस करना है, तो इसके लिए रूल क्या है, वी शुड हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इज दैट क्लियर। हमें केवल एक फाइनाइट, हमारे पास केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब यहीं पे हम ये भी क्लियर कर लें कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब तो वह वर्ब जो वर्ब के आधार, सब्जेक्ट के आधार पे काम करे। द वर्ब, वो जो सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब काम करती है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द वर्ब which is used according to subject is called तो यहाँ पे बात करेंगे हम फाइनाइट वर्ब। जो हमने लिखा है कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पे कार्य करे, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आइए, ये डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है जरा मैं समझाता हूँ। वर्ब आपका मान लीजिए है गो, ओके। अब अगर सब्जेक्ट आपका ही आता है तो हो जाएगा गोज, सब्जेक्ट आई आता है हो जाएगा गो, वी आता है गो, कभी होता है ही वेंट, कभी होता है गॉन, कभी होता है विल गो। मीन्स हमारी कंडीशन चाहे प्रेजेंट की बने, पास्ट की बने, फ्यूचर की बने, या सब्जेक्ट जैसा चाहे वैसा अपना कार्य करवाए इससे, तो ये इसका अस्तित्व सब्जेक्ट पे आधारित होता है, सब्जेक्ट के आधार पे ये कार्य करता है। अच्छा बच्चों, सब्जेक्ट आपका कोई जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी वेदर इफ यू आर गेटिंग ओनली मेन वर्ब। सब्जेक्ट केवल मेन वर्ब हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है। आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, इज, ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, फिर क्या होता है, आई के साथ एम, यू के साथ आर। ये चेंज हुआ, ये बी से इनका जन्म हुआ है, बी से इनका जन्म हुआ है। ये 3 प्रेजेंट में काम करते हैं, फिर 2 पास्ट में काम करते हैं, वाज और वर। ये भी बी के ही एलिमेंट हैं। किसी के साथ यू के साथ वर आता है और ही के साथ वाज आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होते हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो मैं शॉर्टकट में कहूँ कि फाइनाइट वर्ब बराबर, फाइनाइट वर्ब इक्वल्स टू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
ओके, ये मैंने क्या किया है, ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, फार्मूला डेरिवेट किया है इसका कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब इक्वल्स टू हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब। बच्चों ध्यान में रखिएगा, फाइनाइट वर्ब आपका मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर कोई पूछे इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, यू शुड आल्सो से और आंसर विदाउट एनी कंफ्यूजन दैट V1 इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। क्या होता है फाइनाइट वर्ब, किसे कहते हैं, V1 को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, V1 को अथवा फिर HV को, हेल्पिंग वर्ब को फाइनाइट। तो आपको चाहे V1 हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब रखना चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रूल्स लिखा दूंगा, एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा। ओके, और उसके एग्जाम्पल के आधार पे जो रूल बनेगा उस रूल को हम बाद में समझाएंगे। अभी मैं, चूंकि तब समझ में ज़्यादा आएगा। अब प्रश्न है कि फाइनाइट वर्ब, तो जहां फाइनाइट वर्ब है वहीं इनफाइनाइट वर्ब, उसको नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, कुछ भी कह लीजिए। तो जहां फाइनाइट वर्ब है वहीं इनफाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। अब अगर फाइनाइट को हमने डिफाइन किया है तो इनफाइनाइट को भी डिफाइन करना होगा। इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसी के अगेंस्ट में बोलिएगा। द वर्ब which is not used according to subject is called infinite verb। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट वर्ब, जहाँ फाइनाइट है वहीं इनफाइनाइट है, जहाँ डायरेक्ट है वहीं इनडायरेक्ट है, जहाँ सत्य है वही झूठ है। तो अपने आप ये खोज के निकाल लिया जाता है कि वेर एवर यू आर गेटिंग फाइनाइट वर्ब, देयर यू विल हैव टू आल्सो फाइंड इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट क्या होता है, द वर्ब व्हिच इज नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वर्ब जिसका सब्जेक्ट का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव न करे, ऐसा वर्ब कौन होता है। तो हमने यहाँ बात किया था गो की। तो ऐसा वर्ब क्या होता है, देखिए इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, होता है 2 + V1, 2 + V1। 2 + V1 को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ओके, इसी में एक बात और आती है, उनका नाम अलग है। अगर हम V1 में ING लगा दें, ये भी आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। इनका दूसरा नाम भी है जीरंड, और जीरंड के क्षेत्र में हम जाएंगे तो ये जीरंडियल वर्ब भी होता है, जीरंडियल नाउन होता है। वो क्लासिफिकेशन आप जीरंड की हम बात करेंगे। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब। तो पक्की बात है कि गो अगर आपका फाइनाइट वर्ब है तो टू गो आपका इनफाइनाइट वर्ब है, अथवा गोइंग आपका इनफाइनाइट वर्ब है। कैसे, हम यहाँ बोल भी सकते हैं कि 2 + V1 किसको कहते हैं, यानी 2 + गो, टू गो, और V1 + ING इनको हम गोइंग कह सकते हैं। यहाँ भी लिख दीजिए हम इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब मैंने लिखा है, ये भी इसी में हम ब्लॉक बना देते हैं। टू गो अथवा गोइंग यूज करते हैं। ये टू गो सब में आएगा, सब्जेक्ट चाहे जो भी कोई हो। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और मुझे जाना पड़ता है। ओके,
अब देखिए जरा, यहाँ टू गो और टू गो का क्या अर्थ है? जाना। तो इन्फिनेटिव का क्या अर्थ निकलता है? जाना। अच्छा, और जीरंड यहाँ पे इन्फिनेटिव यहाँ बनता है, इसको कैसे है? तो ये आई के साथ टू गो आता है, वी आर टू गो, वी हैव टू गो, शी इज टू गो। हम शी के साथ भी लगा सकते हैं, शी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पड़ता है। शी के साथ भी टू गो आया है, आई के साथ टू गो आया है, वी के साथ वी हैव टू गो, वी हैव टू टीच, आई एम टू टीच, आई हैव टू टीच। कुछ भी करें, सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको टीच ही टू टीच करना होगा। ओके, तो ये समझना होगा कि यहाँ टू गो आपका इन्फिनेटिव है। ठीक वैसे V1 प्लस ING में कैसे यूज करेंगे? जैसे आई एम गोइंग, यहाँ गोइंग आया, शी इज गोइंग, यहाँ भी गोइंग आया, सब्जेक्ट चेंज हुआ फिर भी गोइंग में कोई परिवर्तन नहीं। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, जो भी सब्जेक्ट होगा, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर गेटिंग, गोइंग विल बी आल्सो अप्लाइड, देयर इज नो डिफरेंस फॉर यूजिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे जो यूज करो, आपको गोइंग मिलेगा, आपको 2 + V1 मिलेगा, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो इनफाइनाइट वर्ब क्लियर हुआ बच्चों? कि अगर कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या है, तो द वर्ब व्हिच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू subject is called finite verb, the verb which is not used according to subject is called infinite verb। अब हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल था इसका finite verb का। अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो बच्चों मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रोकिएगा, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ और इसको रोकिएगा, मिटाने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको और आगे रूल बताऊँगा। ये सब नोटेबल हैं रूल, आगे आप नियम अब वो बनाइएगा नोट्स, तो पूरा नोट्स करिएगा इसके आगे। अब हम बनाएंगे कि कैसे, पहला रूल है हमने कि फाइनाइट चाहिए, और दूसरा रूल क्या है कि सिंपल सेंटेंस इज मेड। यहां मैं मिटा रहा हूं, अगला रूल है, नंबरीकरण आप करिएगा। अ सिंपल सेंटेंस इज यूज्ड, अ सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय यहाँ गैप कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर यहाँ लाइट पड़ रही है। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टिसिपल्स। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होता है, अब ये बताएंगे कितने प्रकार का होता है। पार्टिसिपल्स वो होता है, पार्टिसिपल इज दैट व्हिच वर्क्स एज अ वर्ब और एज एडजेक्टिव। ये पार्टिसिपल होता है आपका, जो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो पार्टिसिपल होता है। तो हम बात करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहाँ पे मैंने पार्टिसिपल्स की बात किया है। अब सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यहाँ पार्टिसिपल बता दें हम आपको, पार्टिसिपल क्या होता है। इट वर्क्स एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम बात करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे हम, लेकिन अभी हम पार्टिसिपल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नामकरण हम आपको बताएंगे, बाद में नामकरण रखेंगे। आपसे ही हम कहलवा लेंगे कि नामकरण क्या रखा जाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आई सा अ लायन, आई रैन अवे। नोट्स में आप यहां तक लिखेंगे, नोट्स में आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और लिख सकते हैं, इट हैज़
3 पार्ट्स। इट आया है पार्टिसिपल के लिए, इट हैज़ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं पार्टिसिपल के, कौन कौन होते ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपसे कहलवाऊंगा। हाँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अननोन टू नोन फार्मूला है, एक नोन टू अननोन, एक अननोन टू नोन। आइए अननोन से नोन की तरफ चलें। आई सा अ लायन, आई रैन अवे। बच्चों जितना पूछूं उतना बताइएगा। मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, V2 है और कॉम्प्लीमेंट है। V2 का मतलब होता है क्रिया की सेकंड फॉर्म। V2 का मतलब होता है क्रिया की सेकंड फॉर्म। V1, V2 और V3 गो, वेंट, गान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी प्लेस कौन कौन काम करता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। जितना पूछूं उतना जवाब दीजिएगा। आई सा अ लायन, आई रैन अवे। मैंने शेर देखा, मैं भाग गया। मुझे बताइए शेर किसने देखा? मैंने, भागा कौन? मैंने। दोनों काम करने वाला सेम है, अर्थात दोनों सब्जेक्ट सेम हैं, तो एक सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट को हम कब हटाते हैं? सब्जेक्ट को कब हटाएंगे? जब दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे। ओके, दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे तो हम हटाएंगे। किसको हटाएंगे? पहले को या दूसरे को? यहाँ तो पहला हटाया गया है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि पहले सब्जेक्ट को। इत्मीनान से समझिएगा, टाइम की चिंता ना करिएगा, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 12:05। आप चिंता ना करिएगा, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। टाइम की, डोंट वरी अबाउट टाइम, तो टाइम की चिंता ना करिएगा, पढ़ाई के लिए टाइम को देना ही होता है। तो आई सा अ लायन, शेर को किसने देखा? मैंने। भागा कौन? मैंने। दो, मैं एक है, दो सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हटा देंगे। प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट कब हटाएंगे? जब दोनों सेम होंगे। लेकिन किसको हटाएंगे? जिसकी वैल्यू कम होगी। बाई चांस यहाँ होता अमित, किसी लड़के का नाम ले लीजिए, यहाँ होता अमित और यहाँ होता ही। इधर अमित और इधर ही। अब यहाँ पहला सब्जेक्ट मैंने हटाया है, यहाँ अमित होता तो अमित की वैल्यू ज़्यादा है कि ही की ज़्यादा है? तो मैं ही को हटाता, अमित को यहाँ डिस्प्लेस कर देता। तो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है मैं वहाँ उनको लिखूँगा। बस ओवरऑल इतना जानिएगा कि जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो हम एक सब्जेक्ट को हटा देते हैं। चलिए, एक तो बात क्लियर हुई मुझे लगता है। अब नंबर आता है कि 2 फाइनाइट वर्ब हैं, एक फाइनाइट वर्ब ये, एक ये। मैंने बोला था केवल एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो दूसरे और कौन चाहिए? पहला चाहिए कि दूसरा चाहिए? तो लास्ट डिटेल्स आपको मेंटेन रखना है। तो लास्ट डिटेल्स है आई रैन अवे, मैं भाग गया। तुम कब भागे? शेर देखकर मैं भाग गया। ओके, शेर देखकर मैं भाग गया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सीइंग अ लायन आई रैन अवे। शेर देखकर मैं भाग गया। मैंने शेर देखा और मैं भाग गया। शेर देखकर मैं भाग गया। अब बच्चों मैं दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ही तो रहा। पहला एग्जाम्पल किसका है मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि आई एट फूड, आई वेंट टू द मार्केट। मैंने भोजन किया, मैं मार्केट चला गया। अच्छी तरीके से सुनिएगा। ये आई की प्लेस वैल्यू क्या है? सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यहाँ है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है? सब्जेक्ट V2 और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट V2 कॉम्प्लीमेंट। सेम थिंग्स आर आल्सो अप्लाइड। जो पहले दिया गया है वही यहाँ दिया गया है, सेम थिंग अप्लाइड है एकदम। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट V2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने भोजन किया और मैं मार्केट चला गया। भोजन किसने किया? मैंने। मार्केट कौन गया? मैंने। दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो क्या करने का? पहला सब्जेक्ट रिमूव करो।
अब क्या किया, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V2 है, V2 के लिए तुमने क्या किया, क्रिया के V1 में ing लगाया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी तो तुम ing लगाओगे भाई, सेम फार्मूला है। तो क्या करोगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 कॉम्प्लीमेंट, क्या करना होगा, यहाँ तुमने ing लगाया, ing यहाँ भी लगेगा। अब मुझे बताइए कि एटिंग होगा कि ईटिंग होगा, एटिंग होगा कि ईटिंग, तो एटिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी वेंटिंग नहीं होता, गोइंग ही होता है। V1 में ing लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटिंग फूड, आई वेंट टू द मार्केट। ओके बच्चों, ये आपका सेंटेंस आपके आधार से सही है। क्यों, क्योंकि आपने यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दिया, लेकिन ये बच्चों गलत है। गलत क्यों है, तुम कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में अगर फार्मूला सेम होता है, प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो हम वही वैसे क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी गलत क्यों है, क्योंकि इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स, इट इज़ इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ सेंस, इट डजंट डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स एग्जैक्टिट्यूड। ये मैथमेटिक्स के नियमों पर नहीं चलता, ये भाव की भाषा है, अंग्रेजी भाव की भाषा है। भाव जरा समझिएगा, मैथमेटिक्स के आधार पे नहीं चलेगा। तो भाव की भाषा क्या है कि तुमने यहाँ पहला कार्य कौन सा हुआ, शेर को देखने का, और दूसरा कार्य यहाँ भागने का। पता लगाओ कि पहला कार्य दूसरा कार्य दोनों साथ साथ हो रहा है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, पता लगाओ। पहला कार्य और पहला कार्य क्या है, देखने का, और दूसरा कार्य क्या है, भागने का। पता लगाओ कि दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं कि एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य हो रहा है, साथ साथ हो रहे हैं। तुम यही कहोगे, तो आइए ये तुम्हारे लॉजिक पे इसका आंसर है। ये ना समझिएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये लॉजिक पढ़ा रहा हूँ। लॉजिक अगर सही लगा लोगे तो तुम्हारा सेंटेंस सही जाएगा। अब इतना तो दो कार्य है ना यहाँ पे, पहला कार्य देखने का, दूसरा कार्य भागने का। तो पहला कार्य समाप्त होने पर दूसरा शुरू होता है कि पहले कार्य के साथ साथ। आइए हम प्रैक्टिकल कर लें। अगर तुमने ये कहा है कि दोनों पहला समाप्त होने पर दूसरा, तो ध्यान से सुनिए। पहला कार्य किसने किया, आँखों ने। किसने किया, आँखों ने। दूसरा कार्य किसने किया, पैर ने। पहला कार्य आँखों ने किया और दूसरा कार्य पैर ने किया। तो जब पैर दूसरा कार्य कर रहे थे तो क्या आंखें अपना कार्य नहीं कर रही थी? कोई ऐसे ऐसे भागेगा, आंख बंद करके भागेगा? शेर देखो चाहे चूहा चूहिया देखो, लेकिन आंखों को देखना तो पड़ेगा। तो ये लॉजिक आप ध्यान से लगाइएगा। जब पैर अपना कार्य कर रहा था तो क्या आंखें कार्य नहीं कर रही थी? आंखें भी कार्य कर रही थी, अर्थात ये दोनों काम साथ साथ होता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाइएगा बच्चों। क्या फार्मूला है कि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कार्य साथ साथ हुआ। तो जहाँ पे दोनों कार्य साथ साथ होता है वहाँ हम क्या करते हैं? देखिए बच्चों, एक फार्मूला मैं लिखता हूँ, क्या कि फर्स्ट वर्क प्लस सेकेंड वर्क। ठीक है, फर्स्ट वर्क प्लस सेकेंड वर्क, जहां पहला कार्य और दूसरा कार्य दोनों साथ साथ हो, वहां क्या करने का? पहले कार्य के स्थान पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। यहां तुमने आईएनजी लगाया है ना? क्यों लगाया है आप जानिए तो, क्यों लगाया है? तो आईएनजी कब लगाओगे? कोई प्रश्न पूछता है आईएनजी कब लगाओगे, तो आपको यही समझाना है कि जब पहला कार्य और दूसरा कार्य दोनों साथ साथ हो तो पहले कार्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आइए हम नामकरण भी रख दें। मैंने 3 पार्टिसिपल की बात किया था, मैंने 3 पार्टिसिपल्स की बात की थी। नामकरण रखें बच्चों। V1 किस खानदान का है? प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। प्रेजेंट खानदान का है। और आईएनजी को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। आईएनजी को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। ओके, तो इनका नामकरण रखते हैं
प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये नामकरण हुआ इनका। तो अगर मैं बात करूं क्या कि अ सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, और पहली हेडिंग डालूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपको मैं फार्मूला ऐसे लिखा देता हूं, स्टेटमेंट नहीं बनवा रहा हूं। क्या होता है, व्हेन फर्स्ट वर्क एंड सेकंड वर्क वर्क्स टुगेदर सच एज कंडीशन इन प्लेस ऑफ फर्स्ट वर्क V1 प्लस ING इज अप्लाइड। तो ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा रहा हूं, ऐसे ब्लॉक में डिनोट कर रहा हूं कि फर्स्ट वर्क प्लस सेकंड वर्क जब दोनों कार्य साथ साथ होगा तो फर्स्ट वर्क के स्थान पे क्रिया में ING लगा देना, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, तुमने वही फार्मूला यहां भी यूज कर दिया, वही फार्मूला तुमने यहां भी यूज किया है। कोई खाते खाते बाजार जाएगा क्या? ING तो तब लगेगा जब दोनों काम साथ साथ हो। यहां मैंने भोजन किया, मैं मार्केट चला गया, और तुमने लिख दिया कि भोजन करते करते मैं मार्केट चला गया। ऐसा कहां होता है? कोई खाते खाते मार्केट तो जाएगा नहीं। अर्थात यहां पे एक काम समाप्त होता है और दूसरा काम शुरू होता है। ये आपका गलत था। ओके, अब सही क्या होगा, पहला काम समाप्त होता है, दूसरा काम शुरू होता है। वहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहां पर भी मैं लिखता हूं, ये रूल नंबर फर्स्ट है और ये रूल नंबर सेकंड है। क्या? फर्स्ट वर्क ओवर सेकंड वर्क स्टार्ट्स। बात समझ में आई? पहला काम समाप्त हो जाए, दूसरा काम शुरू हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जो है कार्य के लिए क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3। बात समझ में आ गई होगी। तो पहला कार्य भोजन करने का था, दूसरा कार्य मार्केट जाने का था। पहला काम समाप्त हुआ, इसलिए ईटिंग के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हैविंग, और इसका V3, इसका एट का V3 क्या होगा, ईट, एट और ईटन। तो ये V3 होगा, ये V2 है और ये V1 है। तो यहाँ हैविंग प्लस V3, तो क्या होगा, हैविंग ईटन फूड कॉमा आई वेंट टू द मार्केट। ये आपका एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल। क्लियर? आइए इनका नामकरण भी रख दूं। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था, मैं तुमसे नामकरण रखवा रहा हूं। पहले मुझे ये बताइए कि ये हैव प्लस ING प्लस V3 है। बच्चों, हैव प्लस V3 को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और कौन परफेक्ट, हैव किस खानदान का है, प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। लेकिन और रूल लिखेंगे तो हम पूरा शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा डिटेल्स में नहीं लिखते। तो इसको बोलेंगे बच्चों परफेक्ट। हैड प्लस V3 होगा, ये भी परफेक्ट होगा। हैज़ प्लस V3 परफेक्ट होगा। तो यहाँ हैव प्लस V3 परफेक्ट बोलता हूँ मैं। अच्छा, और ING को क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। तो कौन पार्टिसिपल हुआ, हैव प्लस V3। आप मालूम है आपको कि परफेक्ट होता है, हैव प्लस V3 परफेक्ट होता है। और ING को मैंने क्या बोला था, पार्टिसिपल। तो हैव में ING लगा है, अर्थात परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट, और ING को पार्टिसिपल बोलते हैं। तो कौन पार्टिसिपल हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका नामकरण क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। आप अपने हिसाब से नोट्स सजाइएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं परफेक्ट पार्टिसिपल। दो का नामकरण मैंने कर दिया। ओके, दो का नामकरण मैंने कर दिया। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिसका फार्मूला ये है, एग्जाम्पल ये है।
और दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका फार्मूला ये है, एग्जाम्पल ये है। अगर कोई पूछता है कि तुम यहाँ हैविंग +3 कब लगाओगे, तो आप बता देना जब पहला कार्य समाप्त हो जाता है दूसरा शुरू होता है, तो हम हैविंग +V3 लगा देते हैं। ये फार्मूला, इसी लॉजिक पे तुम्हारा सिंथेसिस चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। पहला कार्य दूसरा कार्य दोनों साथ साथ, तो पहले कार्य के स्थान पे V1 + ing, पहला कार्य समाप्त दूसरा कार्य शुरू, तो पहले कार्य के स्थान पे हैविंग +V3। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है नामकरण भी हो गया। कर्म के अनुसार पे नामकरण होता है। ठीक, जैसे वशिष्ठ जी ने नामकरण किया था भरत जी का, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का पालन पोषण करेगा उसी का नाम भरत होगा। तो इसलिए यहाँ पे कर्म के अनुसार हमने नामकरण रखा है। अब आइए बच्चों, इसी पर मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ, एक फार्मूला मैं लिखता हूँ कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर आता हो, इसके स्थान पे आपको क्या करना होगा? बीइंग लगाना होगा। क्या करना होगा? बीइंग लगाना होगा। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ही वॉज थर्स्टी, ही ड्रैंक वाटर। वो प्यासा था, उसने पानी पी लिया। मुझे बताओ, प्यासा कौन था? वह। पानी किसने पिया? वह। दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, इसलिए क्या करना है? एक सब्जेक्ट को हटा देना है। ओके, दोनों सब्जेक्ट, ये तो पता लग गया ना कि जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं, और जिनके नाम की वैल्यू ज़्यादा होगी, चाहे पहले सब्जेक्ट हो चाहे दूसरे, रखेंगे उनको, और जो इनकी वैल्यू कम होगी उनको हम हटा देंगे। तो ठीक है, यहाँ हटा दिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि इज, एम, आर, वाज, वर के स्थान पे आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। आप यहाँ क्या लगाओगे? बीइंग। बीइंग थर्स्टी, कॉमा, ही ड्रैंक वाटर। ओके, बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। ठीक बच्चों, एक एग्जाम्पल और देता हूं। एग्जाम्पल नंबर हुआ 3, एग्जाम्पल नंबर हुआ 4। आई वॉज कॉट, मुझे पकड़ा गया। आई वॉज सेंट टू, मुझे पकड़ा गया। और आई वॉज सेंट टू कहाँ? मुझे कहाँ भेजा गया? जेल नहीं, टेम्पल। जेल तुम्हारे शत्रु जाएं। मुझे कहाँ भेजा गया? टेम्पल भेजा गया। मुझे पकड़ा गया और मुझे टेम्पल भेजा गया, मंदिर भेज दिया गया। पकड़े जाने पर कोई मंदिर जाता है? अवश्य जाता है। जेल तो चोर लोग जाते हैं, मुझे समय ने पकड़ा और शिक्षा के मंदिर में भेज दिया। ओके, लॉजिक है। तो आई वाज कॉट, पकड़ा कौन गया? मैं। भेजा कौन गया? मैं। टेम्पल कौन भेजा गया? मैं। ये दोनों कार्य मैंने ही किया। तो क्या करना है बताओ बच्चों? आई को हटा देना है, रिमूव कर देना है। आंसर में रिमूव करना है, क्वेश्चन में नहीं। इसके स्थान पे क्या करना है? मैंने क्या लिखा है कि वाज, वर के स्थान पे क्या लगाने का? बीइंग कॉट, कॉमा, आई वॉज सेंट टू टेम्पल। और ये गलत है, और ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ वाज था, हमने आप बीइंग लगाया और सही गया। यहाँ वाज था, हमने बीइंग लगाया और गलत चला गया। क्यों गलत गया? सत्य तो ये है कि मैं गलत करवाना चाहता था आपसे। मैं चाहता था कि तुम गलत करो, गलत सेंटेंस करो। क्यों? जब गलती करोगे और एहसास करोगे तब तुम्हारी गलती वो सुधरेगी। और मैंने अधूरा ज्ञान तुमको दिया भी था, इसीलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर पाते ही बीइंग की कामना मत करिएगा। एक शर्त और है
कि वाज वर्ब पाने के बाद आपको देखना है कि वाज वर्ब के बाद अगला वर्ड कौन सा है। अगर अगला एलिमेंट नाउन है अथवा एडजेक्टिव है, ही वाज थर्स्टी, वो कैसा था, वो प्यासा था। थर्स्टी की प्लेस वैल्यू क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। मैं प्यासा हूँ, मैं यंग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, ये सब मैं की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव हैं। इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चों जब वाज वर्ब के बाद यहाँ पे लिखना होगा, अगर वाज वर्ब के बाद नाउन आता है अथवा एडजेक्टिव आता है, हो सकता है एडवर्ब भी आ जाए, तो वाज वर्ब के बाद अगर नाउन अथवा एडजेक्टिव आता है तो बीइंग लगेगा, तो बीइंग लगेगा। और यहां देखिए वाज वर्ब के बाद ये ना तो नाउन है और ना ही एडजेक्टिव है। ये सबको लाभ देगा, चाहे एसएससी वाले बच्चे हों, चाहे बैंकिंग वाले हों, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों, सबको टीजीटी पीजीटी सबको लाभकारी होगा। ये लॉजिक सबको लाभकारी होगा। तो यहाँ पे क्या है, वाज वर्ब के बाद बच्चों ना तो ये नाउन है और ना तो एडजेक्टिव है। कम से कम नाउन एडजेक्टिव ना पहचान पाओ तो आप इतना तो जान ही जाओगे कि ये क्या है। V3 आपको लग रहा है कि नहीं, यही फार्मूला बना दीजिए क्या, कि अगर इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद V3 आता है तो क्या करने का, आप यहाँ पे लगाओ हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, हैविंग बीन कॉट आई वॉज सेंट टू टेम्पल, ये पैसिव है। आई वॉज कॉट ये पैसिव है, तो पैसिव का जवाब पैसिव से देना होगा और एक्टिव का जवाब एक्टिव से देना होगा। ये पैसिव है, ये भी पैसिव है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इनको किस में रखूं, किस ग्रुप में रखूं। देखिए मैंने बताया था, यहां आपने बीइंग लगाया, ये इज, एम, आर, वाज वर्ब किसके वंश हैं, ये किसके लाल पीले हैं, तो मैं बताता हूं। आपका एक वर्ब है बी, बी माने होना, इसके 5 बच्चे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, 5 बच्चे हैं। 3 प्रेजेंट में काम करते हैं और 2 फ्यूचर में काम करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यहां पे था कि आई वॉज, ये पास्ट है, यहां पे भी तुम्हारा पास्ट ही है। इस पास्ट के लिए तुमने आईएनजी लगाया, तो इस पास्ट के लिए भी तुमने आईएनजी लगाया। यहां तुमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, यहां भी तुमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया। तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या जो रूल ये लागू होगा वही फार्मूला, वही लॉजिक ये भी लागू होगा। मैं बताता हूं, मैं प्यासा था, मैंने पानी पिया, वो प्यासा था, उसने पानी पिया। आईएनजी कब लगता है, जब पहला कार्य दूसरा कार्य दोनों साथ साथ हों, तब लगता है। अब देखिए वो पानी पिया, उसने पानी पिया, वो पानी कब तक पिएगा, जब तक उसको प्यास लगी रहेगी, और प्यास लगना बंद, पानी पीना बंद। क्या ऐसा हो सकता है कि प्यास बुझ गई हो, वो पानी ढकेल रहा हो, पानी पीते जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, वोमिटिंग कर देगा। तो वो पानी कब तक पिएगा, जब तक उसको प्यास लगी रहेगी। ओके, जब तक प्यास लगी रहेगी। तो ये दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। मेरा लॉजिक भी एकदम फिट बैठा कि जब पहला कार्य दूसरा कार्य दोनों साथ साथ होते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और बी आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, ओवरऑल दूसरा लॉजिक ये समझिएगा कि जब इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद नाउन अथवा एडजेक्टिव आए तो आप बीइंग लगाइएगा। ये इसी में जाएगा, किस में जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नंबर 1 और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नंबर 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला एग्जाम्पल है आपका। ये यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ये जाएगा प्रेजेंट
पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नंबर 2। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये किस में जाएगा? देखिए क्या लगा है, हैविंग, हैव होता है, हैव प्लस V3 परफेक्ट जाएगा, आईएनजी जाएगा पार्टिसिपल में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा। इसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल की श्रेणी में रखेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 परफेक्ट पार्टिसिपल का कौन है? हैविंग वाला, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये इसी के सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो बात समझ में आई? तो जहाँ पे पहले जैसे इसको लिखिएगा तो इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा तो इसको लिखिएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं पूछता हूँ कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, या फर्स्ट ईयर से ही शुरू होता है, तो या कोचिंग में शुरू होता है, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह में। तो अगर कोई इफ समवन इज आस्किंग कि हाउ अ सिंपल सेंटेंस, हाउ कैन यू मेक सिंपल सेंटेंस, तो आप बना सकते हो अ सिंपल सेंटेंस इज मेड बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो हाउ मेनी पार्टिसिपल्स आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड, तो आप कर सकते हो कि देयर आर 3 पार्टिसिपल्स व्हिच कैन बी यूज्ड। मैंने 2 पार्टिसिपल्स यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मैं हट जा रहा हूँ, इसको आप वीडियो रोक करके और नोट करिएगा। उसके बाद मैं अगला पार्टिसिपल जो एकदम वेरी इजी है, अगला पार्टिसिपल केवल 1 लाइन में आप समझिएगा, मात्र 1 सेंटेंस में समझ जाइएगा। डोंट केयर फॉर टाइम, टाइम इस समय 12:30 हो रहा है। परवाह न करें, पढ़ाई के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, और जिसने त्यागा नहीं वो कुछ पाया नहीं। देखिए, चाहे जिसने त्यागा हो वही आगे उन्नति किया है, तो त्याग तो करना पड़ता है। मैं यहाँ मिटाता हूँ, एक पार्टिसिपल और बचा है, और उसको फिर बाकी करके एक्सरसाइज कराऊंगा। ये आप रूल्स आपको समझ में आया होगा, आई होप। पास्ट पार्टिसिपल एक बचा है। बात करता हूं पास्ट पार्टिसिपल की। ये बच्चों क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। नो, इट इज क्या होता है, यहां पे मैं और क्लियर कर दूं, V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जब भी आप V3 को एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, स्वयं बस सेंटेंस को में कुछ शब्द इधर उधर कर देना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ही गेव मी अ चेयर, उसने मुझे एक कुर्सी दिया। द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी। आपको मालूम है कि यहां ब्रोकन की प्लेस वैल्यू क्या है? V3 है। उसने मुझे कुर्सी दिया, कुर्सी टूटी हुई थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने बोला था बात करने से बात बनती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे कुर्सी दी। तो कैसी कुर्सी? जवाब मिलेगा टूटी हुई कुर्सी। देखिए, तो ही गेव मी अ कैसी चेयर? ब्रोकन चेयर। बस कुछ आपने नहीं किया। V3 को आपने ऐसे जगह फिट किया जो चेयर की विशेषता बताए, एडजेक्टिव का काम करे। ये भोंपू बजा रहा है, भोंपू, चेयर का भोंपू बजा रहा है। भोंपू समझते हो? भोंपू जो होता है ना, माइक वगैरह, अपने बारे में कुछ नहीं कहता, हमेशा दूसरे के बारे में बोलता है। वो नहीं कहता मैं लोहे का टीने का बना होता हूँ, मेरा मुंह चौड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो दूसरे की विशेषता बताता है, इसलिए एडजेक्टिव। ये V3 यहाँ पे तो V3 था, और यहाँ काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो whenever you are making V3 as an adjective, definitely that V3 will be called
पास्ट पार्टिसिपल। मुझे लगता है आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस जो पार्टिसिपल्स के आधार पे बनाए जाते हैं वो रूल समाप्त हुआ। लेकिन अभी रूल और कम से कम 5 रूल और होंगे जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसके आधार पे एक्सरसाइज भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज बिना रूल का मतलब ठीक उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि जिया बिन देह नदी बिन वारी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार शरीर में जीव न रहे तो शरीर का कोई मतलब नहीं, नदी में पानी न रहे उस नदी का कोई मतलब नहीं, और पत्नी के जीवन में अगर पति न रहे तो उस पत्नी का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम रूल्स रेगुलेशंस बहुत बता दें, अगर एक्सरसाइज नहीं बताते हैं, एक्सरसाइज जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में रूल्स रेगुलेशंस का महत्व नहीं होता, इट विल बी मीनिंगलेस। ओके बच्चों, तो मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो होगा, अगला एक्सरसाइज, इसके आधार पे एक्सरसाइज करवाएंगे, और फिर जो अगला नियम आएगा उस पर नियम बता के फिर तो एक्सरसाइज हम करवाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में नरेशन पढ़ाया था, उसकी एक्सरसाइज शुरू हुई थी, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, और इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा इसकी एक्सरसाइज। तो आगे बच्चों, आगे की वीडियो की आपको सूचना कैसे पहुँचे आप सब जानते हो। जब आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे तभी सूचना पहुंचेगी। ये आपका कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य पढ़ाने का है, आपका कर्तव्य आप जानिए। भारत में सभी लोग अपना अपना कर्तव्य समझें तो देश कदाचित आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस नाइट।